तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में, परसों मैंने आपको 2 दिन पहले ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में इस एनकाउंटर को लेकर सुनवाई हो रही है। आज सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और कहा है कि जो पहले यूपी गवर्नमेंट ने एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई थी, उसकी जगह पे अब दूसरी कमेटी इसकी जाँच करेगी। और अब इस कमेटी में 2 नए लोग होंगे जो सुप्रीम कोर्ट की पसंद के हैं। उनमें से एक हैं सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज BS चौहान और दूसरे हैं यूपी के एक्स DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस KL गुप्ता साहब। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और यही इस इंक्वायरी कमेटी की अध्यक्षता करेंगे, चेयरमैन होंगे वो इसके। और 3 लोगों की कमेटी है, तो एक एक्स DGP होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और इसमें एक और मेंबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कमेटी जो है 1 हफ्ते के अंदर अपनी जांच शुरू करे और 2 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट दे, यानी कि 22 सितंबर तक इसकी रिपोर्ट देनी है। और तब तक ये पता चल जाएगा कि इस एनकाउंटर का सच क्या है। क्या विकास दुबे भागता हुआ मारा गया या उसे भगाकर गोली मारी गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अच्छी बात कही है, उसने ये कहा यूपी गवर्नमेंट से कि विकास दुबे जैसा और कोई इनकाउंटर ना हो, ये आप सुनिश्चित कर लें। तब उससे ये लगता है कि जो यूपी में इनकाउंटर की झड़ी लगी हुई थी कुछ दिनों के लिए रुक जाएगी। तो ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आज का। ये तो हो गया अपडेट। मुझे लगता है कि जिस तरीके से BS चौहान जो इस कमेटी में रखे गए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ये कहा कि अगर उन्हें भी चॉइस मिलता और उन्हें मौका मिलता तो वो यही नाम देते, यानी BS चौहान का, क्योंकि वो उनके साथ कई ऐसी इंक्वायरी में हिस्सा ले चुके हैं। BS चौहान यूपी सरकार की पसंद नहीं है और बड़े सख्त माने जाते हैं, ख़ासतौर पर एनकाउंटर जैसे मामलों में। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद जो सच है इस एनकाउंटर का पूरा, वो हम सबके सामने आए 2 महीने बाद। लेकिन कई चीज़ें और कई झोल हैं इस एनकाउंटर में जो ये शक पैदा करते हैं और लगता है कि इस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट क्या होगी। और लगता है कि इसमें कई पुलिस वाले, STF, इनके ऊपर गाज गिर सकती है इस एनकाउंटर को लेकर। उसकी कई वजह है, कई सारी चीज़ें वो धीरे धीरे सामने आएंगी। लेकिन आज एक बड़ी चीज़ जो आपके सामने कहानी में लेकर आया हूं वो ये है कि 38 मिनट के अंदर, 38 मिनट्स, एक पुलिस टीम क्या क्या कर सकती है। अगर मैं इंडिया का रिकॉर्ड उठाकर देखूं तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा केस या ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा जिसमें एक FIR दर्ज हो और उस FIR के दर्ज होने के 38 मिनट के अंदर अंदर 3 अलग अलग पुलिस स्टेशन की टीमें उनको इन्फॉर्म किया जाए, फिर वो तैयार हों, अपने हथियार चेक करें, मालखाने से हथियार उठाएं, फिर वो हथियार लें, फिर गाड़ी का इंतज़ाम करें और फिर गाड़ी में बैठे और उसके बाद तय जो जगह बताई गई वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से जहाँ पे दबिश डालने जानी है वहाँ पहुँचे। और इन सब की दूरी भी मायने रखती है। एक थाने से दूसरे थाने की दूरी कहीं 10 किलोमीटर है, किसी की 7 किलोमीटर है, किसी की 8 किलोमीटर है, और जहाँ पहुँचना है उसकी अलग 7 किलोमीटर की दूरी है। तो एवरेज निकालें तो 15 से 18 किलोमीटर की दूरी भी तय करनी है। आपको हथियार भी लेने हैं, आपको थाने में बाकायदा उसकी रजिस्ट्री भी करनी है, क्योंकि आप जब ऑपरेशन पे जाते हैं तो कानूनी तौर पे लिखना पड़ना होता है। ये सारी चीज़ें करने के बावजूद 38 मिनट में सब कुछ हो जाए, क्या ये मुमकिन है? यही सवाल है। अब ये 38 मिनट का सवाल क्यों उठा रहा हूँ? मेरे पास FIR की वो कॉपी है जिस FIR ने एक तरह से विकास दुबे का खात्मा तय किया। FIR पहले भी आपको बताया कि एक राहुल तिवारी नाम का शख्स था और इसी राहुल तिवारी की शिकायत पर यह FIR लिखी गई है। 1 जुलाई दोपहर 12:30 बजे FIR में जो लिखा है, असली पॉइंट पे आखिर बाद में आऊँगा। 1 जुलाई दोपहर 12:30 बजे FIR के मुताबिक राहुल तिवारी को विकास दुबे और उसके 4 और साथियों ने मिलकर पीटा और उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद क्यों? क्योंकि राहुल तिवारी के ससुर की वो ज़मीन अपने नाम लिखवाना चाह रहे थे। इसके बाद राहुल तिवारी वहाँ से किसी तरह बच के निकल जाता है। 12:30 बजे ये वाक़या होता है, 2 बजे तक वो निकल जाता है। उसके बाद वो कुछ नहीं करता। अगले दिन 2 जुलाई को रात 11:52 23:52
11:52 पे वो चौबेपुर पुलिस स्टेशन जाता है और एफआईआर लिखता है। जो एफआईआर लिखी गई है, उस एफआईआर के लिखने की जो तारीख है वो है 2 जुलाई 2020। वक्त है एफआईआर लिखने का 23:52, यानी 11:52 पे ये एफआईआर लिखी गई। अब सवाल ये है कि 1 जुलाई की दोपहर 12:30 बजे का ये वाकया है। उसके बाद करीब 30 घंटे गुजर जाते हैं। 11:52 पे ये एफआईआर लिखी जाती है। चलिए ठीक है, एफआईआर लिखने क्या कोई उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि वो शायद राहुल तिवारी पुलिस स्टेशन ना गया और डरा हुआ हो, और फिर उससे अचानक ख्याल आया कि नहीं अब एफआईआर लिखनी चाहिए, तो एफआईआर लिखाने के लिए वो थाने पहुंचता है चौबेपुर, और चौबेपुर थाने में एफआईआर लिखी जाती है। एफआईआर लिखी जाती है 11:52, और ये दस्तावेज़ है कानूनी। इसमें कोई ऊपर नीचे टाइम का हो ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम मेंशन है, डेट मेंशन है। और एफआईआर जो नीचे लिखते हैं, जो अफसर है, जिनका नाम है, जिनके सिग्नेचर है, मुहर है, कंप्लेनेंट तो राहुल तिवारी है, और उस थाने के, चौबेपुर थाने के जो थाना अध्यक्ष एसओ हैं, वो इस एफआईआर में उनका नीचे नाम है विनय कुमार तिवारी। वही विनय कुमार तिवारी जिनके ऊपर विकास दुबे के साथ मिली भगत का इल्ज़ाम है और जो इस वक्त गिरफ्तार है। तो 11:52 पे एफआईआर लिखी गई। राहुल तिवारी ने एफआईआर लिखाई 5 लोगों के खिलाफ नामजद, जिसमें विकास दुबे भी हैं, और एफआईआर में यही कहानी है कि 12:30 बजे मारा पीटा, ज़मीन मेरे नाम का, अपने नाम करना चाहता था और जान से मारने की कोशिश की। पुलिस ने 307 के तहत ये मामला दर्ज किया। 307 यानी कि हत्या की कोशिश। ये गैर जमानती है आमतौर पे, लेकिन 307 में ये होता है कि मेडिकल कराना पड़ता है आपने, वरना किसी के भी, एक तो होता है कि मारपीट मामूली है, चलिए आपको थाने से ज़मानत मिल जाएगी। एक है हत्या की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर, तो उसमें पुलिस को, क्योंकि सामने ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसको सीधे पकड़ के जेल ही जाना पड़ेगा, अदालत से ही ज़मानत मिलेगी, हीनियस क्राइम हो गया। तो ऐसे में पुलिस आमतौर पर सेफ्टी के लिए उस शख्स का मेडिकल कराती है जो कंप्लेनेंट है, कि भैया कहाँ लगी, कहाँ चोट लगी, वाकई जान जा सकती थी कि नहीं जा सकती थी। कई चीज़ें माने रखते हैं, अगर चाकू मारा है तो कितना डीप है, क्या इस मामूली कट है या इसमें थोड़ा सा और डीप होता तो जान जा सकती थी। इवन चाकू के ज़ख्म का जो गहराई है वो भी सेक्शन बदल सकता है क्राइम के। तो यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तो दर्ज हुआ विकास दुबे के खिलाफ, लेकिन राहुल तिवारी का मेडिकल नहीं हुआ। सीधे एफआईआर लिख ली गई 23:52। आमतौर पर एफआईआर और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कई बार नजरें नहीं पड़ती हैं। इस एफआईआर की कॉपी पुलिस लगभग छुपाई हुई थी। नेट पे भी एफआईआर की कॉपी आ जाती है, नेट पे नहीं थी। एक लखनऊ में 4 PM न्यूज़पेपर निकालते हैं संजय शर्मा, और उन्होंने अपनी और अपनी टीम के साथ मिलकर कोशिश की और कानपुर से इस एफआईआर को हासिल किया। तो संजय शर्मा ने जब ये एफआईआर हासिल किया और उसके बाद उन्होंने समय देखा और उसके बाद फिर उनकी टीम ने जांच की, तो फिर सारी चीज़ें आई, उन्होंने उसको अपने वीडियो में और पेपर में प्रमुखता से छापा। और ये संजय शर्मा की मेहनत थी कि इस तरफ लोगों का ध्यान गया, तो उन्होंने एक अच्छा काम किया। 4 PM न्यूज़पेपर। अब सवाल ये है कि राहुल तिवारी रात को आता है, कंप्लेन लिखाता है, पुलिस कंप्लेन लिखती है, 11:52 का वक्त हो रहा है, और ये 2 जुलाई की रात का, इसको याद रखेगा। अब एफआईआर लिखने के बाद पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से, पुलिस के हिसाब से जब एफआईआर लिखी गई और इसमें गैर इरादतन हत्या का मामला 307 दाखिल किया गया, तो फिर ये हुआ कि चला जाए बिकरू गांव और चलकर विकास दुबे को दबोचा जाए। विकास दुबे के बारे में ये भी था कि चलो खतरनाक है, 60 मुकदमे दर्ज हैं, तो एहतियात बरती गई। चौबेपुर थाने के जो CEO थे देवेंद्र मिश्र, फिर उन्होंने अपने सुपीरियर से बात की, ये सब पुलिस रिकॉर्ड पे अभी तक। उसके बाद मंजूरी मिली तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 2 और थाने के लोगों को साथ ले लो ताकि सेफ्टी के लिए। तो चौबेपुर थाने में एफआईआर लिखी गई, और चौबेपुर थाने में एफआईआर लिखने के बाद तय हुआ कि दबिश डालनी है। एफआईआर 11:52 पर लिखी गई, ये हमेशा याद रखिएगा। अब इसके बाद आगे की कार्रवाई इसके बाद की ये हो रही है कि एफआईआर लिखी गई, अब दबिश डालनी है। सीनियर से परमिशन मांगा गया, उसमें भी वक्त लगा। फिर CO साहब ने बाकी थाने को मैसेज भेजा, उसमें भी वक्त लगा। अब बाकी थाने को कहा गया आप तैयारी करो, उसमें भी वक्त लगा। उनसे कहा गया कि आप अपने अपने हथियार लेकर आओ, गाड़ी में आओ। रात के 12 बजे हैं लगभग। तो
अचानक ऑपरेशन पे जाना है तो आपको गाड़ी का भी इंतज़ाम करना है, पेट्रोल भी देखना है, हथियार भी लेने हैं, सब कुछ करना है। चलो जी, ये सब कुछ हो गया। अब सबको कहा गया कि आप लोग पहुँचिए। अब ज़रा दूरी देखिए आप, चौबेपुर थाने जहाँ FIR लिखी गई, वहाँ से जो शिवपुर थाना है, ये बल्कि शिवराजपुर, तो चौबेपुर में FIR दर्ज है। चौबेपुर थाने से फ़ोन जाता है शिवराजपुर पुलिस स्टेशन के SO को कि एक ऑपरेशन में जाना है, आप आ जाइए अपनी टीम के साथ। अब चौबेपुर से शिवराजपुर थाने की जो दूरी है वो है 8 किलोमीटर। इसके बाद चौबेपुर थाने से दूसरा फ़ोन जाता है बिठूर थाने के SO को कि एक ऑपरेशन में जाना है, आप अपनी टीम को हथियार के साथ आ जाइए। अब चौबेपुर से बिठूर थाने की दूरी है 10 किलोमीटर। 11:52 पे FIR, उसके बाद सुपीरियर से मंजूरी, उसके बाद थाने को इन्फॉर्म। अब थाने की दूरी 8 और 10 किलोमीटर। चलो, ये दोनों थाने के लोग अब चौबेपुर थाने पहुंच गए 8 और 10 किलोमीटर की दूरी तय करके। रात का वक्त है, अगर 8 किलोमीटर की दूरी भी है तो बहुत तेज़ भी भगाएंगे तो कम से कम 20 मिनट तो लगेगा ही। और कानपुर और उसके आसपास गांव और उसकी सड़कों के आप इमेजिन कर सकते हैं। चलिए, अब ये लोग पहुंच गए। अब चौबेपुर थाने से बिकरू गांव जाना है, और चौबेपुर थाने से बिकरू गांव की दूरी जो है, जहां पे विकास दुबे का घर है, वो है करीब 7 किलोमीटर। तो एक थाना 8 किलोमीटर दूर, दूसरा थाना 10 किलोमीटर दूर, और तीसरे थाने जहां से सबको जाना है वहां से जो आपका डेस्टिनेशन है वो 7 किलोमीटर दूर। तो एवरेज अगर निकालें तीनों का मिलाकर तो करीब 15 से 18 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ा पूरी पुलिस टीम को जो इस इनकाउंटर में शामिल थी। और 12:30 बजे इनकाउंटर शुरू हो जाता है, ये पुलिस ने खुद बताया रात को। पुलिस की टीम जब पहुंचती है बिकरू गांव तो 12:30 बज रहे थे। उसके बाद पुलिस टीम पे हमला हो जाता है, उसके बाद 8 पुलिस वाले मारे जाते हैं। ये सारी कहानी आप जानते हैं। तो अब सिर्फ यहाँ पे ये सोचिए कि 11:52 पे FIR दर्ज है विकास दुबे के खिलाफ। FIR दर्ज होते ही अब ये कहा जाता है कि एक्शन लेना है, ऑपरेशन करना है। 3 पुलिस की टीमों को इकट्ठा किया जाता है। सीनियर अफसरों से इजाज़त लेने के बाद उसका टीम रवाना होती है, गांव पहुंचती है, और 12:30 बजे तक शुरू हो जाता है मामला। 12 से 12:40 ही मान लीजिए। ये हिंदुस्तान का शायद इकलौता ऐसा केस होगा जिसमें कोई FIR दर्ज होने के बाद बिजली की तेज़ी से ऐसी कार्रवाई हुई हो। अभी तक इतिहास में बहुत ढूंढा, मिला नहीं कि FIR दर्ज हो और 38 मिनट के अंदर 52 पे दर्ज हुआ और 12:30 पे टीम मौके पर है। तो मतलब टोटल 38 मिनट हुए, 38 मिनट में सब कुछ शुरू। क्या ये मुमकिन है? पहला सवाल। कह सकते हैं हाँ मुमकिन है, यूपी पुलिस बहुत स्मार्ट है, तेज़ है, स्पाइडरमैन की तरह भागी। हो सकता है, पॉसिबल है, ऐसा नहीं। अगर आप ठान लें तो कई चीज़ें आप वक्त से पहले कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि 38 मिनट में पॉसिबल है। 38 मिनट में FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने 2 पुलिस थाने को अलग से इन्फॉर्म किया, उनको बुलाया, वो लोग आए, उसके बाद सब मिल कर गए और 12:30 बजे इनकाउंटर शुरू हो गया। हो सकता है। अगर ये मुमकिन है तो फिर पुलिस की अपनी ही एक और थ्योरी पे फिर सवाल उठ जाता है और वो गलत हो जाता है। पुलिस ने इस एनकाउंटर के बाद जो बिकरू कांड हुआ, जितने भी ब्रीफिंग की मीडिया को ऑन कैमरा जो बोला, वो ये बताया कि पुलिस टीम को ऑपरेशन करना था और पुलिस में से ही किसी ने विकास दुबे को मुखबरी कर दी। इसके बाद जो FIR है उसमें 21 नामजद लोग हैं और लिखा हुआ है करीब 60 से 70 अज्ञात लोग हैं, अननोन पर्सन। तो मतलब 21 और 60 ही ले लें हम तो 81 लोग हो गए, और वो सारे हथियार से लैस थे और उन्होंने हमला कर दिया। ये पुलिस की ही अपनी रिकॉर्ड पे कहानी है। अब अगर मैं इस 38 मिनट को सही मानता हूँ, पुलिस ने ईमानदारी से काम किया, 38 मिनट में ही वाकई FIR दर्ज करने के बाद ये एक्शन हुआ है, तो फिर पुलिस की इस दूसरी थ्योरी पे सवाल उठाना लाजमी है। वो ये कि अगर 38 मिनट में सब कुछ हो गया तो विकास दुबे ने 38 मिनट के अंदर 90 लोगों को जमा कर लिया। 38 मिनट के अंदर 90 लोगों के साथ पूरे हथियार जमा कर लिए। 38 लोगों के अंदर उसने पूरी घेराबंदी कर ली। 38 मिनट के अंदर उसने JCB मशीन से लेके सारा मोर्चा संभाल लिया, और ये सब कुछ उसने 38 मिनट में ही इंतज़ाम कर लिया। क्या ये पॉसिबल है? अगर पहला पॉसिबल है तो फिर क्या ये भी पॉसिबल है
जबकि पुलिस कह रही है कि उसके पास खबर थी, पहले से थी और उसने तैयारी की थी। 80-90 लोगों को इकट्ठा करना, और इसमें से बहुत सारे उसके गांव से बाहर के लोग थे, तो 38 मिनट में वो सब दौड़े दौड़े चले आएंगे, सबके पास कारतूस, हथियार इकट्ठा, सब कुछ इतनी जल्दी इंतज़ाम हो जाएगा, क्या ये मुमकिन है? तो इनमें से एक सच है तो एक झूठ है, और एक झूठ है तो दूसरा सच हो सकता है, लेकिन दोनों सच नहीं हो सकता। जिस तरीके से विकास दुबे ने हमला किया, जिस तरीके से उसके टीम ने हमला किया, उसका मतलब था कि उन्हें पहले से इसकी पूरी जानकारी थी और इसीलिए वो तैयार थे। अब सवाल ये कि अगर उन्हें पहले से जानकारी थी तो एफआईआर तो 11:52 पर दर्ज हुआ था। तो जब उनके खिलाफ कोई एफआईआर ही नहीं, उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं अटेम्प्ट टू मर्डर का, तो फिर कैसे उनको पता कि आज पुलिस मुझे दबिश देने आ रही है या पुलिस मुझे मारने आ रही है? फिर यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि भैया जब तुम्हारे खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं है, कोई एफआईआर ही नहीं है, तो फिर तुम क्यों तैयारी करोगे लोगों को बुलाने की कि आज रात को पुलिस आने वाली है? फिर यहाँ सवाल उठता है, क्या 11:52 पर जो एफआईआर लिखी गई वो इस कहानी की सिर्फ एक स्क्रिप्ट थी? पहले से ही तय था ये पूरा कि क्या अंजाम होना है, क्या करना है? अगर था तो ये सिर्फ 11:52 इसलिए एफआईआर लिखी गई ताकि आगे चल के इसको कानूनी दस्तावेज के तौर पर दिखाया जा सके कि भैया हमारे पास एक एफआईआर था, एक कंप्लेंट थी और उसी पे हमने एक्शन लेने के लिए वहाँ जाके मोर्चा लिया और हमारे 8 पुलिस वाले इसमें मारे गए। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। 38 मिनट में पूरी पुलिस फोर्स का एक तरह से तैयार होना और ऑपरेशन को अंजाम देना लगभग नामुमकिन है। 38 मिनट में 80-90 लोगों को इकट्ठा कर हथियारों के साथ पूरी प्लानिंग कर लेना, ये विकास दुबे के लिए भी नामुमकिन है। इसका मतलब है दोनों तरफ से दोनों को वक्त मिला। कानपुर की पुलिस को मालूम था शाम से ही कि आज कुछ होना है, और विकास दुबे को भी मालूम था शाम से ही कि आज कुछ होना है। पर यह होना है ये कैसे तय हुआ? कहते हैं कि कहानी ये है कि विकास दुबे का जो पूरा फाइनेंस देखता है, बेनामी संपत्ति, अवैध कारोबार, वसूली, काला धन, विकास दुबे बहुत पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो उसका एक साथी, एक खास गुर्गा है जिसका नाम है जय वाजपेयी। बड़े उसकी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी गॉगल्स वॉगल्स में, और तमाम पुलिस वालों के साथ उसके अच्छे अच्छे फ़ोटो हैं। तो एक तरह से वो उसका मेन फाइनेंस देखने वाला बंदा था, उसके ख़जाने का रखवाला। करोड़ों रुपए, बल्कि कई 100 करोड़ रुपए का मालिक विकास दुबे कहीं ना कहीं लालच मन में आ जाता है। तो कहते हैं कि इतने सारे पैसे और इतनी बेनामी चीज़ें थी इधर उधर, जिसका हिसाब किताब शायद विकास दुबे को भी पूरी तरह कागज़ पत्री पे तो होता नहीं है सब। तो जय वाजपेयी को सब पता है। अब उसे ये मालूम है कि अगर किसी दिन विकास दुबे मारा जाए, एनकाउंटर हो जाए या गैंग वॉर में मारा जाए, तो उसकी जो बहुत सारी प्रॉपर्टी और काले धन है उसके बारे में दुनिया को तो पता नहीं है, कुछ खास लोगों को ही पता होगा। तो वो सब वो हड़प सकता है, और ये बात कुछ आला पुलिस अफसरों को भी, कुछ पॉलिटिशियन को भी मालूम थी। तो यहीं से कहते हैं खेल शुरू होता है। वाजपेयी को एक मौका की तलाश थी कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे इसका काम हो, और यूपी में वैसे भी इनकाउंटर की झड़ी चल रही है, और वो मौका मिला उसे राहुल तिवारी की शक्ल में, जो 1 जुलाई को जिसने कंप्लेंट ली और जिसको मारा पीटा गया और उसने कहा कि ये ऐसे से हुआ है। तो उसे लगा कि राहुल तिवारी की आड़ में ये काम ईजी हो सकता है, और इसी के बाद बातचीत हुई, और कहते हैं लखनऊ में ये सारी प्लानिंग हुई, और लखनऊ से 2 जुलाई की शाम को कानपुर फ़ोन जाता है। फ़ोन करने वाला एक ताकतवर अफसर, और उसी के कहने पर ये सारी स्क्रिप्ट तैयार होती है कि अब बहुत हुआ, निपटा दो उसको। कई बार पुलिस पहले भी विकास दुबे को पकड़ने के लिए जा चुकी, पकड़ा भी गया, जेल पे भी गया, बेल पे भी आया। तो यहाँ पे ये भी था कि एक बार और सही वो पकड़ा जाता, इतना खूंखार क्यों हो गया था? तो उसकी वजह ये थी कि अब तक जितनी बार भी वो पकड़ा गया वो सिर्फ पकड़वाने के लिए ही पकड़ा गया, क्योंकि उसे ही मालूम था गिरफ्तार होना है और बाहर आना है। इस बार उसको ये पक्का पहले से ही मुखबरी हो चुकी थी कि आज तुम्हें पकड़ने नहीं आ रहे हैं, आज तुम्हें ठोकने आ रहे हैं, और इसीलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, जिसमें 8 पुलिस वाले मारे गए। तो एफआईआर बेशक रात 11:32 पे हुई हो, लेकिन 11:52 पे, लेकिन लखनऊ से फ़ोन शाम को ही आ गए, और उसके बाद ये सारी कवायद शुरू हुई, पुलिस टीम को तैयार करने की बात हुई, प्लानिंग की गई, और फिर 11:32 पर और 52 पर एफआईआर भी लिखी गई, और फिर ये सब कुछ हुआ। लेकिन हैरान यही है कि यूपी पुलिस से जो गलती हुई है
कि 52 पे FIR और 12.5 पे एनकाउंटर। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? कई पुलिस वालों से मैंने बात की ऑफ द रिकॉर्ड, उनमें से ज़्यादातर ने एक ही कॉमन बात कही और मैं भी उससे पूरी तरह से कन्विंस हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा कई ऑपरेशन में होता है, FIR लिखना, हथियार की वो जो होती है मालखाने और बाकी चीज़ें में तहरीर देना, ये सारी चीज़ें कानूनी प्रक्रिया है। यहाँ पे सब कुछ ठीक था और ये सब कुछ ठीक भी होता, गड़बड़ एक हो गई। जब ये FIR लिखने के बाद दबिश दी गई, FIR पे टाइम भी लिखा गया, तो उसमें यह था कि गांव जाना है, विकास दुबे को या तो पकड़ना है या मारना है, लगभग मारना ही है, और उसके बाद वापस आ जाना है। 2-3 जुलाई से पहले बहुत सारे लोग विकास दुबे का नाम भी नहीं जानते थे। कायदे से ये सच्चाई है। यूपी के जितने बाहुबली बड़े बड़े डॉन हैं, आपने कभी सुना नहीं होगा कि उसमें विकास दुबे भी नाम का कोई है। 2005-6 में ज़रूर उसका नाम कुछ वक्त के लिए आया था, जब उसने थाने में घुस के एक मंत्री को मारा था, लेकिन उसके बाद चूँकि उसके बाकी के धंधे ही दूसरे तरह के थे, तो कोई बहुत नाम भी नहीं जानता था। तो ये था कि इसका एनकाउंटर होगा, सुबह खबरें छपेंगी, उसके बाद एक दिन के बाद ये बात उतर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। गड़बड़ ये हो गई कि उस मुठभेड़ में 8 पुलिस वालों की मौत हो गई, और इसलिए ये खबर कानपुर ही नहीं, यूपी ही नहीं, वहाँ से निकलकर पूरे देश में हेडलाइन बन गई। क्योंकि इस देश में इस तरह के किसी एनकाउंटर में किसी क्रिमिनल के साथ 8 पुलिस वाले मारे जाएं, ऐसा नहीं होता। और मैंने पहले भी आपको बताया कि 1-2 ही ऐसे एग्जाम्पल हैं, लेकिन वो भी नक्सल के हैं, किसी घोषित अपराधी या क्रिमिनल के हाथों इस तरह के एनकाउंटर में नहीं हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर ये एनकाउंटर में 8 पुलिस वाले ना मारे जाते, तो ये FIR का टाइम 11:52, मुठभेड़ का टाइम 12:30 बजे, ये सारी चीज़ों की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता। पर अब चूँकि 8 पुलिस वालों की मौत हो गई, उसके बाद विकास दुबे का भी एनकाउंटर हो गया, तो अब ये सारी चीज़ें एक एक कर सामने हमारे आ रही हैं। और इसी एक FIR की वजह से अब मुझे लगता है जो 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट के एक जज की अगुवाई में इसकी जांच हो रही है, कहीं ना कहीं ये FIR और इसकी टाइमिंग और मुठभेड़ की टाइमिंग, ये सब बड़ा मैटर करेंगी, और जवाब देना यूपी पुलिस और STF के लिए मुश्किल होगा। STF के लिए तो नहीं, क्योंकि STF उस वक्त तक इसमें शामिल नहीं थी, वो तो इस बिगरू कांड के बाद जांच दी गई। ख़ासतौर पे कानपुर जनपद पुलिस के लिए, यानी यूपी पुलिस के लिए। तो ये थी कहानी इस 38 मिनट के झोल की। कल आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।